नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आए तब विपक्ष की तरफ से नीट नीट और शेम शेम की आवाज आने लगी। ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता कि किसी मंत्री का और किसी सांसद का सदन में पहला दिन हो और घोटाले को लेकर उन्हें नारों का सामना करना पड़े। नीट पर हमारा यह चौथा वीडियो है। हर बार लगता है कि अब कुछ नया नहीं है, लेकिन तब भी इतनी सारी जानकारियां निकल आती हैं। इस बार भी पूरा देखिएगा वीडियो, पता चलेगा कि आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। कायदे से उसे अब तक नीट यूजी का रिजल्ट रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन कभी एनटीए का महानिदेशक बदलकर तो कभी परीक्षा सुधार का पैनल बनाकर सरकार अपना समय खींचती चली जा रही है। जिस तरह से बिहार झारखंड से खबरें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि नतीजे रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सरकार के पास यह पता लगाने का कौन सा तरीका है कि जितने छात्रों को इसमें शामिल पाया गया है उससे अधिक लोगों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा होगा। 2015 में भी प्री मेडिकल परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि तब हरियाणा पुलिस ने कह दिया कि 300 छात्रों पर शक है और सभी तक पहुंचना मुश्किल है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक के मामले की जांच 5 राज्यों तक पहुंच गई है। मीडिया ने बिहार, झारखंड, गुजरात और हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र से भी खबरें छापी हैं। ताजा खबर तो यह है कि महाराष्ट्र के एटीएस ने लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। इनसे पेपर लीक के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 5 मई से ही पेपर लीक का मामला चल रहा है, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए बेखबर बनी रही। बिहार और गुजरात की जांच के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए की विश्वसनीयता की तारीफ करते रहे, लेकिन अब तो एनटीए की कई स्तरों पर लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। एनटीए ने पेपर लीक से जुड़ी खबरों को लेकर तुरंत एक्शन नहीं लिया और बिहार पुलिस की जांच में सहयोग में भी आनाकानी की। रिजल्ट आ जाने के बाद जब खबरें आने लगी, हंगामा हुआ कि एनटीए ने बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया, तब जाकर एनटीए ने बिहार पुलिस को प्रश्न पत्रों के सैंपल उपलब्ध कराएं, जिनसे जले हुए प्रश्न पत्रों का मिलान कराया गया तो पाया गया कि सही हैं वही हैं। बिहार में पेपर लीक वाले प्रश्न पत्र जला दिए गए थे। पुलिस मांग कर रही थी कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र और सीरियल कोड मिलेगा, तभी पुष्टि हो सकती है कि जले हुए प्रश्न पत्र पेपर लीक का हिस्सा है या नहीं। इन्हें अब जाकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो एनटीए में कौन था जिसने बिहार पुलिस की मदद नहीं की? क्या किसी अफसर ने अपने स्तर पर फैसला लिया कि बिहार पुलिस की मदद नहीं करनी है? वह कौन हो सकता है? बिहार पुलिस के पत्र को किसने ठंडे बस्ते में डाला? क्या उसे भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? उससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? सवाल है कि एनटीए के भीतर से गिरफ्तारी कब होगी? यह सारा कुछ एनटीए के भीतर किसी की भूमिका के बगैर क्या हो सकता है? यह बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्रेस रिलीज है। इसे पढ़कर साफ है कि पेपर लीक कांड में कई लोग शामिल हैं और हो सकते हैं। जिस स्तर के अभियुक्त पकड़े गए हैं, उससे भी अंदाजा मिलता है कि कितनी आसानी से पेपर लीक हुआ, और आप यह भी समझ सकते हैं कि कहां कहां फैल गया होगा। पुलिस ने संजीव कुमार उर्फ लुटन मुखिया गिरोह के एक और सदस्य बालदेव कुमार चिंटू को गिरफ्तार किया है। इसके कुछ साथी झारखंड के देवघर से अरेस्ट हुए हैं। बलदेव को 5 मई की सुबह प्रश्न पत्र और उत्तर की पीडीएफ व्हाट्सएप से ही मिल गई थी। जले हुए प्रश्न पत्र से ही 68 सवालों के जवाब मिले हैं। यहीं से पुलिस को आधे जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। अब जाकर एनटीए ने इन प्रश्न पत्रों का सीरियल कोड दिया है, जिससे पता चलता है कि यह सीरियल कोड झारखंड के हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित ओएसिस स्कूल का है। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहां से जब यह प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा तो एक ही जगह गया होगा, पूरे देश में नहीं फैला होगा। पुलिस ने कहा है कि पूरी चेन ऑफ कस्टडी होती है, यानी प्रश्न पत्र कैसे जाएगा, कहां रखा जाएगा, कौन देगा और उसे कौन लेगा। पुलिस का कहना है कि इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा कि किस स्तर पर लिफाफे से छेड़छाड़ की गई होगी। इसकी जांच चल रही है। बिहार पुलिस ने सारी जानकारियां सीबीआई को सौंप दी है। अभी तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक के अलावा इस पर भी राजनीति हो रही है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के राजनीतिक संबंध किस किस से हैं।
इस मामले में संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक और उससे पहले बिहार में हुए कई परीक्षाओं के पेपर लीक का किंगपिन माना जा रहा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर है और एक अन्य आरोपी सिकंदर यादव की बेटी भी डॉक्टर है और दामाद भी डॉक्टर है। राष्ट्रीय जनता दल ने पेपर लीक मामले में किंगपिन संजीव मुखिया की तस्वीरें साझा की। राजद सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तस्वीरों को दिखाया। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी कई तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देखी जा सकती हैं। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, हार गई थीं। राजद ने एक और तस्वीर जारी की है। रामविलास पासवान के घर पर ममता देवी और संजीव मुखिया मौजूद हैं। 2020 में टिकट मिलने के बाद वे चिराग पासवान से मिलने गए थे। राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया है कि नालंदा के संजीव मुखिया गिरोह ने बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक किया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बेटे डॉक्टर शिव का नाम आया है, लेकिन बिहार पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मनोज झा ने कहा कि संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव मुखिया को कहीं और से जमानत मिल गई तो इन्हें कौन बचा रहा है। अगर भाजपा जदयू की सरकार इन्हें नहीं बचा रही है तो ये लोग अब तक ये काम कैसे करते रहे हैं। तेजस्वी यादव के समय परीक्षा हुई मगर पेपर लीक नहीं हुआ। रही बात सिकंदर यादव की, तो जांच होनी चाहिए कि 2021 में किसने उसे नौकरी दी, ना कि यादव होने के कारण उसे लालू यादव से जोड़ा जाए। संजीव मुखिया कहता है कि दुनिया की कोई भी परीक्षा का पेपर लीक करा सकता है। मनोज झा के ये सब बयान हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू और बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं बचा जिसके साथ इनकी तस्वीरें नहीं हैं। फिर भी सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंगपिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा लीक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी, बाकी आप मिलेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखा रही है, एक उप मुख्यमंत्री जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है, अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी क्योंकि बड़े सुखदार लोग, ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सफलता इसलिए भी मिली क्योंकि वह पहले से बीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक के मामले की जांच कर रही थी। आर्थिक अपराध शाखा ने लगता है शानदार काम किया है। इसकी जांच हर तरह के गिरोह और कनेक्शन के लोगों तक पहुंचती दिख रही है। 25 जून 2022 की यह खबर बता रही है कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला है कि गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका पाई गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। शक्ति कुमार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता हैं और उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का संगठन सचिव रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू और बीजेपी गठबंधन में पार्टनर हैं। मैं क्या कहूं, ये चुनाव हार चुके हैं। ये भी तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बिहार का कोई टॉप बीजेपी जेडीयू लीडर नहीं है जिनका इनके साथ की तस्वीर, और बड़ी अंतरंग तस्वीर। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से 20 आदमी के भीड़ में एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, माला ले रहे हैं। एक कह रहा है कि हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पर कि मैं संजय जायसवाल जी का कार्यालय देखता हूँ,
एक कह रहा है मैं एक अन्य मार्ग कभी भी जा सकता हूं, एक कह रहा है कि मैं कोई भी परीक्षा लीक करा सकता हूं। तो ये सारे लोग गिरफ्त में आने चाहिए और अनुसंधान के तहत और तहकीकात के बाद सख्त से सख्त सजा मिले और नीट के एग्जाम को कैंसिल किया। संभवतः सुबोध सिंह जी को हटाया गया। गुनाह कबूल कर रहे हैं? जी एनटीए के जो भाई मैं कह रहा हूँ उनको आपने वेटिंग में डाल दिया। कोई जोशी जी भी हुआ करते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। ये कहां घर में बैठ के हो रहा है? पहले दिन मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी क्लीन चिट दे रहे थे, वो तो बावेला मचा जब एविडेंस आया हर जगह से, गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, ओएसएस स्कूल, हजारीबाग, जिसका जिक्र करना मैं भूल गया। तो उसके बाद ये जो आपने कहा ना कि इस्तीफा मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ करता, माफ कीजिएगा ये मोदी जी की सरकार अब नहीं है। जिस आदमी को 240 पे के लाले पड़ गए हो, 400 पार भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो ब्लॉक करेंगे। इस्तीफा भी होगा, परीक्षा रद्द भी होगी, न्याय मिलेगा, क्योंकि संसद को मैनेज करना आसान है, सड़क को मैनेज करने की कला नहीं आती है इन्हें। किसान के केस में क्या हुआ? वापस लेना पड़ा ना, संसद को तो आपने हठधर्मिता से हटा दिया था, लेकिन सड़कों का उबाल आपको कदम पीछे लेने को मजबूर कर दिया। और इसमें भी वही होना है, क्योंकि हमें पूरा पता है कि नीट का ये करप्शन चुनाव से भी जुड़ा है। चुनाव लड़े गए हैं यहां से प्राप्त पैसों से। मनोज झा ने ठीक ही कहा कि इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं भी पेपर लीक हो रहा है उसका बिहार से कनेक्शन निकल आता है। यही नहीं, जब सीबीआई की टीम जांच करने के लिए बिहार के नालंदा पहुंची तो उसके साथ मारपीट हो गई। मामला केवल पेपर लीक का नहीं, ग्रेस मार्क्स का भी है। 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इन उम्मीदवारों की जब दोबारा परीक्षा हुई तो 1563 में से 750 छात्र परीक्षा देने नहीं आए। कहां भाग गए? क्यों भाग गए? 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो ये हालत है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन 67 में से कितने परीक्षा देने नहीं आए। क्या ये काफी नहीं अब भी कि परीक्षा रद्द कर दी जाए? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी 2006 से ही कई आयोगों के अध्यक्ष बने हुए हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि पेपर लीक के विवादों के बीच एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की भूमिका पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बावजूद इसके एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी चुपचाप महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा के उपकुलपति के पद हेतु साक्षात्कार लिए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के निदेशक पद को भरने का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। एनटीए पर जांच की अवधि तक क्या प्रदीप जोशी को इस तरह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों में हिस्सा लेना चाहिए? दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भोपाल से छपी एक खबर की क्लिपिंग ट्वीट की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2009-10 के बीच 385 प्रोफेसर की बहाली को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। उस समय भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ही थे। उच्च शिक्षा विभाग के जिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच की, गड़बड़ियां पाई, उन्हें पद से हटा दिया गया। उसके बाद जोशी जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। हर दर्शक के बस की बात नहीं है कि अलग अलग जगहों पर छपी इन खबरों को खोजकर पढ़े और जोड़कर देखे। जब आप इन तमाम पहलुओं को एक साथ एक जगह देखते हैं तब पता चलता है कि इस देश में धांधली का सिस्टम कितना व्यापक और ठोस हो चुका है। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन उससे पहले सीबीआई से पूछना चाहिए कि 2018, 21, 2022 की परीक्षा लीक के मामले में उसकी जांच कहां पहुंची है। पेपर लीक का यह चौथा साल है। जब नीट की व्यवस्था बनाई जा रही थी तभी कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया कि इतनी बड़ी संस्था पूरे देश में परीक्षा नहीं करा सकती। अब जाकर परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक पैनल बनाया गया।
आपको बताया गया होगा कि बड़े बड़े संस्थानों के धुरंधर चेयरमैन और वैज्ञानिक क्षमता वाले लोग इस पैनल में रखे गए, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाइए तो पदेन सचिव के रूप में ऐसे कई बड़े लोगों के नाम मिलेंगे जिन्हें गवर्निंग बॉडी का सदस्य बनाया गया है। एनटीए की गवर्निंग बॉडी में 3 आईआईटी के निदेशक पहले से हैं, 2 एनआईटी के निदेशक हैं, इग्नू जेएनयू की वाइस चांसलर हैं, सीएटी की परीक्षा से जुड़े आईआईएम के निदेशक हैं। इस तरह के लोग तो पहले से ही गवर्निंग बॉडी में हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? पेपर लीक या परीक्षा की शुचिता तो पहली बार प्रभावित नहीं हुई। 2018 के मामले की जांच जब सीबीआई ने शुरू की, उसके बाद से एनटीए ने सिस्टम में क्या बदलाव किए और क्यों नहीं किए? एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस विक्रमजीत सेन की बेंच ने 2-1 के मत से नीट को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। अल्पमत में जस्टिस दवे ने नीट को सही माना, 2-1 से फैसला था। तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की रिव्यू बेंच, समीक्षा बेंच का गठन किया, जिसके प्रमुख बनाए जाते हैं जस्टिस अनिल दवे। अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने नीट को सही करार दे दिया, यानी पहले के फैसले में जस्टिस अनिल दवे की अल्पमत की राय को अब फैसले में बदल दिया गया। पूर्व जस्टिस अनिल दवे को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय बुलाया गया था। उस समय 13 रिटायर्ड जजों को न्योता दिया गया था, उनमें से एक अनिल दवे भी थे। अनिल दवे ने आगे चलकर राम माधव की किताब के लॉन्च के समय में भी हिस्सा लिया, अपने विचार रखे। मंच पर आरएसएस के भी एक नेता मौजूद थे। जुलाई 2016 में लोकसभा में कानून पास हुआ। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए एक परीक्षा तय कर दी गई। नीट को लेकर 2011 से ही चर्चा चल रही थी। 2012 में इसे लागू करने का पहला प्रयास किया गया था। यह 2011 की खबर है। इसके अनुसार गुजरात ने नीट का विरोध किया था। तब के शिक्षा मंत्री जय नारायण व्यास का बयान छपा है कि गुजरात की अपनी परीक्षा व्यवस्था है। अगर नीट में गुजरात शामिल हुआ तो राज्य के 85% छात्रों को नुकसान होगा। यही दलील तो आज तमिलनाडु दे रहा है। तमिलनाडु ने नीट का पुरजोर विरोध किया है, अब भी कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। नीट पीजी की परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एनबीई कराती है। इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ 2016 से इस पद पर हैं, यानी 7 साल से इस पद पर एक ही व्यक्ति बैठा है। क्या इस देश में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं? उनसे जुड़ी कुछ पुरानी खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। यह जुलाई 2016 की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। डॉक्टर अभिजात सेठ एनबीईए के तब अध्यक्ष बनाए गए थे। द नेशनल कोएलिशन ऑफ एथिकल डॉक्टर्स ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था कि जो व्यक्ति अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल का निदेशक है, उसे एनबीई का प्रेसिडेंट कैसे बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि अपोलो में पढ़ाई नहीं होती। एक नॉन टीचिंग संस्थान का व्यक्ति मेडिकल की उच्चतम परीक्षा की रेगुलेटरी बॉडी का अध्यक्ष कैसे हो सकता है। उसी महीने इंडियन एक्सप्रेस की अवंतिका घोष की रिपोर्ट छपी है कि एनबीए के बोर्ड में बदलाव किया गया है ताकि प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई को आसान किया जा सके। कितना आसान हुआ है, इसकी समीक्षा अलग से होनी चाहिए। 2016 से डॉक्टर अभिजीत सेठ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एनबीई के अध्यक्ष हैं। 7 साल से मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा कराने के लिए कम से कम उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, सबके सामने आकर बताना चाहिए था कि किस वजह से आखिरी वक्त में नीट पीजी की परीक्षा रद्द की गई। अब यह खबर देखिए, द हिंदू में एनबीई के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ का बयान छपा है। 2019 की यह खबर है। इसमें वे कह रहे हैं कि देश भर के सदस्यों को शामिल कर वे परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। हालांकि बहुत कम समय में नीट की कमियों को ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए देश भर के प्रमुख फैकल्टी सदस्यों
और छात्रों से जानकारी ली जाएगी। बताइए, 2019 में ही सुधार की बात कर रहे थे और 2024 में परीक्षा में सुधार के पैनल बनाकर आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। एनटीए और एनबीई दोनों संस्थाएं अलग हैं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियातन इस प्रवेश परीक्षा को ऐन मौके पर स्थगित कर दिया। अभी तक नहीं पता कि किस आधार पर परीक्षा रद्द हुई। एनबीई को ऐसा क्या मिल गया? क्या पेपर लीक हो गया? कोई गिरोह पकड़ा गया? हम नहीं जानते कि परीक्षा रद्द होने के बाद एनबीई के भीतर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। ऐन वक्त पर परीक्षा रद्द की जाती है जब डॉक्टर अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर परीक्षा केंद्रों की तरफ रवाना हो चुके थे। उनका पैसा और उनका समय दोनों ही बर्बाद हो गया। आप बताइए, एक एग्जाम जिसके लिए आपको 1 साल का टाइम मिला है, उस एग्जाम को आप इससे पहले भी एक बार पोस्टपोन करवा चुके हैं और दोबारा फिर से आप इस एग्जाम को पोस्टपोन करवा रहे हैं। मतलब आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बच्चा 1 साल से नीट पीजी की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, अपने सारे फैमिली फंक्शंस और अपनी सब कुछ फ्रेंडशिप सब कुछ छोड़ के वो तैयारी कर रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है कि एग्जाम देने के बाद वो एटलीस्ट 1 महीने के लिए कहीं रिलैक्स करेगा। या फिर बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जो लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे इस उम्मीद में थे कि एग्जाम देने के बाद वो कहीं जॉब ज्वाइन करके अपने घर का खर्चा चलाएंगे और अपना जो लोन है उसको उतारेंगे। और सडनली भारत सरकार ऐसा नोटिस डालती है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में मेंटल ट्रॉमा हुआ है। नीट यूजीसी से पहले लीक हुआ है, यूजीसी नेट लीक हुआ है और अब गवर्नमेंट इस एग्जाम तक को, जो नीट पीजी जिसके देश का भविष्य निर्धारित होता है, जिन बच्चों से जो बच्चे आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और उसका एग्जाम भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। पिछले 3 साल से हेल्थ मिनिस्ट्री बिल्कुल विफल होती आ रही है। कभी एग्जाम को डिले कराते हैं, कभी एग्जाम की काउंसलिंग डिले कराते हैं, कभी ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, कभी पेपर लीक होता है। ऐसे ऐसी इतनी सारी चीजें आ रही है। भारत सरकार को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए जिसपे किसी और चीज का इंटरफेरेंस ना हो और वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस एग्जाम को ध्यान से देखें। एनबी को बिल्कुल डिजोल्व होना चाहिए। एनबी किसी काम की नहीं है। अवनी बंसल वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2021-2022 में हुई नीट पीजी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। जबकि याचिका दायर करने वाले डॉक्टर हैं जिन्होंने 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है। नीट पीजी की 2022 की परीक्षा के रिजल्ट में भी कई गड़बड़ियां होने का दावा किया गया था। डॉक्टर चाहते हैं कि फिर से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी चाहिए। वकील अवनी बंसल अपने ट्वीट में लिखती हैं कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनबीई ने प्रश्न पत्रों और उनके जवाब जारी नहीं किए जिससे छात्र अपने सवाल जवाब मिला सकें। सारी बड़ी परीक्षाओं में सवालों के जवाब जारी कर दिए जाते हैं। एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसने 184 सवालों के जवाब दिए, लेकिन रिजल्ट में लिखा है कि 174 सवालों के ही जवाब दिए गए। इसके कारण उसका रैंक पीछे चला गया। 2022 के मामले की सुनवाई ही नहीं हुई तो फिर इन याचिकाकर्ताओं को न्याय कैसे मिलेगा? 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। आपने तमाम जगहों से छपी खबरों को एक साथ जोड़कर देखा कि किस तरह से इन सवालों को टाला जाता है, बचाया जाता है। बार बार परीक्षा व्यवस्था में वही गड़बड़ियां, धांधली दोहराई जाती हैं। अफसोस कि देश में परीक्षाओं का यह हाल है। लाखों छात्रों का विश्वास हिल चुका होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।